हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फंडामेंटल इंग्लिश क्लासेस विथ स्पोकन। आज स्पोकन का दूसरा दिन है, इसलिए आज हम लोग अपने बोलचाल की शिष्टाचार पर माने कोर्टिजी पर विचार करेंगे। तो आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा कोर्टिजी, शिष्टाचार। कोर्टेजी, शिष्टाचार, शिष्टाचार या मैनर भी बोल सकते हैं। मैनर, तौर तरीका, जिसको तौर तरीका बोलिए। कोर्टेजी, शिष्टाचार, तौर तरीका, ये दोनों वर्ड अंग्रेजी स्पोकन में बहुत बड़ा अर्थ रखता है। तो ये शिष्टाचार, कोर्टेजी या मैनर, तौर तरीका, यही मेरी सिविलाइजेशन और कल्चर है। इसी पर आधारित हम लोगों को अंग्रेजी बोलना सीखना है। तो चलिए, शिष्टाचार है या आम तौर से हम लोग आदेश देते हैं, आदेश एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। ये सब किस तरह से अंग्रेजी में बोला जाएगा? तो ये आता कहाँ से है? ये आता कहाँ से है? ऐसे वाक्य को इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो सबसे पहला सवाल खड़ा हो जाता है कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, क्या है? तो लिखिए, ऐसा वाक्य जिससे ऑर्डर इसका दूसरा अंग्रेजी डिक्री भी है, DECREE, डिक्री। कमांड भी है, कमांड, ऑर्डर, डिक्री, कमांड, सबका अर्थ हो गया आदेश। आदेश, आदेश। फिर आ जाइए रिक्वेस्ट। सजेस्ट, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस। इसको लिखिए विनती, विनती। सुझाव, राय,
ऑर्डर, डिक्री, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस। और आ जाइए प्रोहिबिशन, फोरबिड, रेस्ट्रिक्शन, तीनों का एक अर्थ हुआ, मनाही, मनाही करना। अब आ जाइए सपोज, सपोज या प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, या लेट, सबका अर्थ हुआ कल्पना, कल्पना करना। ऐसा वाक्य जिससे ऑर्डर, डिक्री, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन, फॉरबिड, रेस्ट्रिक्शन, सपोज, प्रोवाइडेड दैट, लेट का बोध हो, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन बातों से बहुत सारी अंग्रेजी बोलचाल निकलती है, तो एक एक बात को हम लोग तोड़ तोड़ के अंग्रेजी बोलने के लिए सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले आ गया ऑर्डर, डिक्री, कमांड। सबसे पहले आ गया ऑर्डर, डिक्री, कमांड। तीनों वर्ड का एक ही अर्थ होता है, आदेश। समझ में आ रहा है विद्यार्थियों? तीनों का एक ही अर्थ है। उसको ऑर्डर भी बोल सकते हैं हम लोग, डिक्री भी बोल सकते हैं हम लोग, कमांड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, हेलो विद्यार्थियों, तो ध्यान से सुनो बेटा। जिस वाक्य में आदेश होगा, मतलब ऑर्डर होगा, उस वाक्य का सब्जेक्ट माने आदेश का पालन करने वाला सदा सेकेंड पर्सन होता है। याद रखिएगा, आदेश का पालन करने वाला सदा सेकेंड पर्सन होता है, जो मेरे कॉर्टेजी में शामिल है, मतलब शिष्टाचार पे शामिल है। हम लोग बड़े को आदेश नहीं दे सकते हैं, अपने से छोटे को आदेश दे सकते हैं। जैसे तुम लोग विद्यार्थी हो, तुमको कह सकते हैं खड़े हो जाओ, एक गिलास पानी लाओ, एक कप चाय लाओ, ये आदेश है, ये कोर्टेजी है बेटा, हम लोग के शिष्टाचार में शामिल है। क्यों? अपने से बड़ा छोटों को आदेश करता है,
ये हम लोग का शिष्टाचार है, भारत की कल्चर एंड सिविलाइजेशन में शामिल है। अपने से जो बड़े होते हैं वो छोटों को आदेश करता है और छोटा अपने से बड़ों को रिक्वेस्ट करता है, सजेस्ट करता है, सुझाव करता है। तो इसको किस तरह से अंग्रेजी में बोलना है, तो आप लोग न होगा तो लिखिए। आदेशात्मक वाक्य का सब्जेक्ट हमेशा सेकेंड पर्सन होता है और अंग्रेजी बोलचाल में सब्जेक्ट को लिखा नहीं जाता है। मतलब वर्ब से ये वाक्य शुरू होता है। समझ में आ रहा है विद्यार्थियों? माने वर्ब से शुरू होगा। जैसे एक गिलास पानी लाओ, अपने से बड़े को तो नहीं कहा जाएगा, अपने से छोटे को कहा जाएगा एक गिलास पानी लाओ। तो इसमें वर्ब कौन है बेटा? वर्ब है लाना। तो लाना का अंग्रेजी होता है ब्रिंग, लेकिन छोटा चीज़ को लाने के लिए उसका अंग्रेजी होता है फेच। तो उसको हम लोग लिखेंगे फेच, फेच ए ग्लास ऑफ वाटर। फेच ए ग्लास ऑफ वाटर, ये आदेश में आ गया, ऑर्डर में आ गया। एक गिलास पानी लाइए, ये लाओ, ऑर्डर हो गया। ठीक है। जैसे अपनी जगह पर बैठ जाओ, तो हो जाएगा टेक या सिट डाउन, सिट डाउन इन योर सीट, अपनी जगह पर बैठ जाओ। वर्ग में खड़े हो जाओ, तो वर्ब कौन है बेटा इसमें? खड़ा होना। तो हो गया, देख लो, स्टैंड अप, स्टैंड अप इन द क्लास, स्टैंड अप इन द क्लास। हो गया, क्लास में खड़े हो जाओ। ये सभी आदेश है। बस इतना जान लीजिए, जब भी आदेश होगा तो उसका पालन करने वाला सेकंड पर्सन होगा। जिसको भी आदेश करेंगे वो सेकंड पर्सन है, क्योंकि आदेश देने वाला फर्स्ट पर्सन होगा और आदेश का पालन करने वाला सेकंड पर्सन होगा। तो अंग्रेजी बोलने में सेकंड पर्सन लिखा नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है, इसलिए वर्ब से ये वाक्य शुरू होता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ वाक्य आके मिलता है। जैसे लिखो, जल्दी से स्टेशन चलो वरना गाड़ी छूट जाएगी। विद्यार्थियों जरा सा ध्यान दीजिए इस पर। दो वाक्य है, एक आदेश है। जल्दी से स्टेशन चलो वरना गाड़ी छूट जाएगी, दो वाक्य है। ये दोनों वाक्य किसको बता रहा है? दो चीज के टकराने से एक नई चीज जन्म लेता है, जिसे न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहते हैं। तो एक है आदेश, जल्दी चलो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये टाइम क्लाउज, मतलब कंडीशनल क्लाउज में आता है। तो बेटा कंडीशनल क्लाउज में आदेश तो आदेश है और उसका जो रिजल्ट है वो सदा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। उसके साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है
जो एक दूसरे पर डिपेंड करता है। तो लिखो लिखिए, हाँ तो विद्यार्थियों, आदेश के साथ कभी कभी वो वाक बड़ा हो जाता है, मैंने दूसरा वाक आके मिल जाता है। तो इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्डर, इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्डर माने ऑर्डर को बड़ा करना। जैसे जल्दी स्टेशन चलो, वरना गाड़ी छूट जाएगी। जल्दी स्टेशन चलो वरना गाड़ी छूट जाएगी। दो वाक आ गया भाई, एक आ गया आदेश वरना गाड़ी छूट जाएगी, ये आ गया टेंस में। तो दो वाक के टकराने से एक नया वाक जन्म लेता है। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन रिवर्स रिएक्शन। तो दो वाक टकरा गया तो एक नया चीज जन्म लेगा जिसका नाम है टाइम क्लाउज। इसे आप कंडीशनल क्लाउज भी कह सकते हैं, कंडीशनल क्लाउज भी कह सकते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत ये रूल है, कंडीशन आदेश में होगा या जिसमें होगा वो सदा प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा, और रिजल्ट फ्यूचर में बनेगा। तो आपकी मर्जी, आप जैसा कर लीजिए। तो आदेश को बड़ा करने में जैसे लिख दिए जल्दी स्टेशन चलो वरना गाड़ी छूट जाएगी। तो बेटा इसमें देखो आदेश कहाँ है, जल्दी स्टेशन चलो। तो ये तो बेटा वर्ब से शुरू होगा, गो टू स्टेशन, गो टू स्टेशन, स्टेशन हो गया। जल्दी क्विकली, गो टू स्टेशन क्विकली, जल्दी स्टेशन चलो वरना गाड़ी छूट जाएगी। ये वरना क्या चीज है, ये सब है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लिख दो बेटा, इफ भी हो सकता है, इफ, इन केस भी हो सकता है, अदरवाइज भी हो सकता है, अदरवाइज भी हो सकता है। ये सारी चीज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो देख लो, गो टू स्टेशन आप इफ भी लगा सकते हैं, इन केस भी लगा सकते हैं, अदरवाइज भी लिख सकते हैं। क्या छूट जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी। तो किसकी, तुम्हारी। तो यू विल मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन, ये भी लिख सकते हैं। गो टू स्टेशन, अदरवाइज द ट्रेन विल बी मिस, ये भी हो जाएगा। द ट्रेन विल बी
मिस द ट्रेन विल बी मिस, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। आ रहा है समझ में? आप इफ भी लगा सकते हैं, इन केस भी लगा सकते हैं, अदरवाइज भी लगा सकते हैं, अनटिल भी लगा सकते हैं। बहुत सारे हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो सपोर्ट करता है एक दूसरे को। छूट जाएगा। ये वाक्य को आप प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी लिख सकते हैं। यू मिस द ट्रेन, ये भी लिख सकते हैं। तीनों सही है, तीनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गो टू स्टेशन इफ यू विल मिस द ट्रेन, या द ट्रेन विल बी मिस, या यू मिस द ट्रेन, सब सही है। आ रहा है समझ में विद्यार्थियों? अब आगे इस तरह का एक ठो वाक्य और लिखते हैं हम लोग। लिखो, जैसे लिखो, पहले काम करो तब आराम करना। पहले काम करो तब आराम करना। इसमें भी टाइम क्लॉज है बेटा। पहले काम करो तब आराम करना, इसका मतलब आराम करने से पहले वो हमको काम करने के लिए कह रहा है। साफ स्पष्ट हो गया। तो ऐसा क्लॉज बिफोर से जुट जाता है। जैसे लिखो बेटा, वर्क, कोई वर्ब से शुरू हो गया, वर्क फर्स्ट, पहले काम करो, बिफोर रेस्ट। हो गया? मैंने काम से, आराम से पहले काम करो। तो ये हो गया बेटा आदेश। अब हम लोग चलते हैं आगे। आदेश के बाद क्या आता है? रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस। रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस। तो सुनिए, जब भी आदेश होगा तो उस वाक्य का सब्जेक्ट कौन होगा? सेकंड पर्सन। अगर आदेशात्मक वाक्य का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन हो जाए तो अपने आप वो वाक्य रिक्वेस्ट, सजेस्ट और एडवाइस में बदल जाता है। ये रूल है अंग्रेजी का। आ रहा है समझ में? इसको इस तरह से समझिए, एक गिलास पानी में थोड़ा नमक डाल देंगे हम 50 ग्राम, निश्चित है बेटा वो पानी अपने आप नमक उसमें घुल जाएगा, नमकीन हो जाएगा। यही है कि इम्परेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन हो जाए तो वो वाक्य अपने आप रिक्वेस्ट, सजेस्ट और एडवाइस में बदल जाता है। तो इसको लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। लिखिए, अगर इम्परेटिव सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस में
वाक का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन हो तो अल्टीमेटली वाक, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस में बदल जाता है। अंग्रेजी बोलने के लिए इस बात को रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस जब भी होगा तो वो वाक बोला जाएगा लेट से बोला जाएगा। उसके बाद फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन आएगा। किस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। प्लस भी प्लस कंप्लीमेंट, जैसे बोल रहे हैं, मुझे एक गिलास पानी दे दिया जाए। मुझे एक गिलास पानी दे दिया जाए। क्या कर रहे हैं बेटा? आग्रह कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्यास लगा है और हमसे बड़ा आदमी है भाई, छोटा। ये रिक्वेस्ट सजेस्ट अपने से बड़ों के लिए किया जाता है। रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस अपने से बड़ों के लिए किया जाता है। अपने से बड़ों के लिए किया जाता है। छोटा है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, उन्हें आग्रह कर रहा है, तो ये वाक बोला जाएगा लेट से। देख लीजिए, लेट हो गया। सब्जेक्ट कौन है? मुझे। लेट मी गिव ए ग्लास ऑफ वाटर। लेट मी ग्लास ऑफ वाटर। जैसे तुम लोग अभी बोल सकते हो, हमसे आग्रह कर सकते हो, सर हम लोगों को छुट्टी दे दिया जाए, तो बस लेट से होगा बेटा। लेट अस लीव, लेट अस लीव सर, हो गया। हम लोगों को छुट्टी दे दिया जाए, मतलब छोड़ दिया जाए, आग्रह कर रहे हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो बेटा ये लेट क्या चीज़ है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये लेट क्यों लगता है सर? बेट क्यों नहीं लगता है? सेट क्यों नहीं लगता है, जो लेट ही लगता है? तो बेटा देख लीजिए, लेट क्या चीज़ है। लेट
लेट इंडिकेट्स, लेट इंडिकेट्स फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। कहने का अर्थ यह है कि लेट वर्ब है, इंग्लिश भाषा में सबसे बड़ा वर्ब बी है बेटा, जो बनता है बीकम से। उसी तरह से दूसरा बड़ा वर्ब है बेटा लेट, मतलब फ्यूचर टेंस का सभी वर्ब लेट से इंडिकेट किया जाता है। इसका मतलब हो गया लेट बराबर शल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, may, might, must, need, dare, used to, out, आउट टू। जहां भी लेट लगेगा उस वाक्य का अर्थ सल में आएगा, शुड में आएगा, विल में आएगा, वुड में आएगा, कैन में आएगा, कुड में आएगा, मे में आएगा, माइट में आएगा, मस्ट में आएगा, नीड में आएगा, डार में आएगा, यूज टू में आएगा, आउट टू में आएगा। बैठ गया दिमाग में? ये सारा अर्थ होता है। इसका मतलब हो गया, गिनती कर लीजिए, इसका मतलब हो गया 13 वर्ब ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इज कॉल्ड लेट, इज कॉल्ड लेट। मतलब एक वाक, लेट वाले वाक को इस 10 तरीके में से एक तरीके में बोला जा सकता है। ठीक है, तो अब बेटा इसके बोलने का तौर तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ठीक है, किसी को भी समझने में दिक्कत हो तो हमें फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज दे सकते हैं, फिर हम उसको कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अंग्रेजी बोलने के लिए सीखिए। थैंक्स टू ऑल।